हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कैनरा बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे बैंक्स ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और कुछ बैंक्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है IBPS 9 का वो कंप्लीट हो चुका है और कैंडिडेट्स को जॉइनिंग भी मिल चुकी है। तो इस लिस्ट में जो है कैनरा बैंक ने अभी तक कोई भी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं की थी, अपनी वेबसाइट पर कोई भी नोटिस अपलोड नहीं किया था। तो जिन सभी कैंडिडेट्स को एज ए पीओ, एज ए क्लर्क, एज ए एसओ कैनरा बैंक अलॉट हुआ था, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब बैंक जो है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि कैनरा बैंक ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है और फिलहाल उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लर्क की पोस्ट के लिए स्टार्ट किया है। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को क्लर्क की पोस्ट के लिए कैनरा बैंक अलॉट हुआ है IBPS 9 का एग्ज़ाम क्लियर करने पर, उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और आप वहां पर जाकर अपनी वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अपना नाम जो है उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस नोटिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं डीवी के टाइम पर, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, वो सारी बातें जो हैं इस नोटिस में बताई गई हैं। और साथ ही इसके लिए आपको बैंक की तरफ से मेल भी जल्दी ही रिसीव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वो नोटिस देखते हैं जो कैनरा बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये है वो नोटिस जो कैनरा बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसकी PDF फाइल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यानी कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किसके लिए है, क्लर्क की पोस्ट के लिए है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जो आपका एडमिट आप एग्ज़ाम देने गए थे प्रीलिम्स और मेंस का, वहाँ हुआ था, उससे आपका बायोमेट्रिक मैच किया जाएगा। We invite your attention to the common recruitment process conducted for the post of clerk under CRP 9 process by the Institution of Banking Personnel Selection। यानी कि IBPS के थ्रू जो भी क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं उन सभी के लिए ये प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट है। Subsequently, IBPS has provisionally allotted 498 candidates for the post of clerk to our bank। यानी कि कैनरा बैंक में टोटल 498 कैंडिडेट्स को एज ए क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। We are pleased to inform all the candidates that the document submission and biometric verification process will be held at 21 centers on 8th November 2020। यानी कि जिन सभी कैंडिडेट्स को क्लर्क की पोस्ट के लिए कैनरा बैंक अलॉट हुआ है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो 8 नवंबर 2020 को किया जाएगा। यानी कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होगा और कोई डेट जो है उनको नहीं मिलेगी और ये टोटल 21 सेंटर्स पर होगा। यानी कि 8 नवंबर 2020 को कैनरा बैंक में जितने भी क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही आप उस लिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे सर वो मिल जाएंगे हेड ऑफिस जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 मेंशन है, लेकिन अगर आप पूरी PDF फाइल देखेंगे तो जो भी आपका रिस्पेक्टेड जोन है, स्टेट है, वहाँ का आपको ऑफिस एड्रेस जो है वो मिल जाएगा जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है और साथ ही आपको जो मेल रिसीव होगा उसमें भी ऑफिस एड्रेस मेंशन होगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें।
साथ ही अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाने हैं। तो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इंस्ट्रक्शंस है, एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली ब्रिंग द फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स फॉर सबमिशन। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, उन सभी की फ़ोटो कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। फोटो कॉपीज टू ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड द ओरिजिनल्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरिएबली सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि आप जितनी भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, वो सभी सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। यानी कि आपको उन सभी फ़ोटो कॉपीज़ पर अपने साइन करने हैं और साथ ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपीज़ आप सबमिट कर रहे हो वो चेक की जा सकें। सबसे अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो आपको लेकर जानी है। तो सबसे पहले है प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि बैंक की तरफ से आपको डीवी के लिए जो भी मेल आएगा वो आपको लेकर जाना होगा। अगर इसकी हार्ड कॉपी बैंक ने इशू कर दी है तो आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर इसकी हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएगी, आपको वो लेकर जाना होगा। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल पाती है तो जो बैंक की तरफ से आपको डीवी के लिए मेल आएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और आप उसको लेकर जाओ। नेक्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर CRP क्लर्क 9। यानी कि जो भी आपने अपना IBPS क्लर्क 9 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, आपका उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और SSC SSLC स्टैंडर्ड 10th 12th सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेकर जाना होगा। उसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं या फिर आप अपने 10th के 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्स कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th SSC SSLC PUC डिप्लोमा एक्स्ट्रा। यानी कि जो भी आप अपने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप अपनी एजुकेशन लगा रहे हैं उसकी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। और अगर आप कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से भी की है तो वहाँ से आपको आपकी ईयर वाइज यानी कि ईयरली या फिर सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मतलब हो गई आपकी कंसोलिडेटेड। तो अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो आप वो लेकर जाइए, नहीं तो आपके पास अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो आपको वो लेकर जानी है, लेकिन आपको मार्कशीट ज़रूर लेकर जानी है। और साथ ही आपको अपनी प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपकी अभी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो आपको अपनी प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या फिर अगर आपकी फ़ाइनल डिग्री आ चुकी है तो आपको वो लेकर जानी है। नेक्स्ट है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा। यानी कि ग्रेजुएशन तो आपकी मिनिमम एजुकेशन है, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा की हुई है जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, MBA MTech या फिर कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसकी भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर्विस सर्टिफिकेट इफ़ एनी। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये फिल किया था कि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसका सर्टिफिकेट या फिर कोई सर्विस सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD कैटेगरीज मस्ट प्रोड्यूस रेलिवेंट एंड वैलिड कास्ट
PWBD certificate issued by the competent authority in the prescribed format as notified in the advertisement। यानी कि आपके जो IBPS 9 की एडवर्टीज़मेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी कैंडिडेट SC ST OBC या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना होगा और वो वैलिड होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एडवर्टीज़मेंट में बोला गया है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी शुड सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज एंड नोटिफाइड by the Government of India in the prescribed format valid for the year 2019-20 based on the income for the financial year 2018-19। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स ने EWS की कैटेगरी से IBPS 9 का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनका EWS कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, तो जो भी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का वो 2019-20 का होना चाहिए और जो उनका इनकम फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2018 और 19 का होना चाहिए। यानी कि अगर आपका लेटेस्ट है 2020-21 का तो हो सकता है कि बैंक आपको अलाउ ना करे, तो आपको 2019-20 का होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शुड सबमिट रेलेवेंट परफॉर्मा ए, परफॉर्मा बी, परफॉर्मा सी, परफॉर्मा डी whichever is applicable issued by the competent authority as per the advertisement। यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको उनका परफॉर्मा ए, परफॉर्मा बी, परफॉर्मा सी या परफॉर्मा डी जो भी उनके पास एप्लीकेबल है और कंपिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ है वो उनको सबमिट करना है। Candidates who are released retired from armed forces are required to submit a copy of discharge book। यानी कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हो चुके हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जा चुका है, तो उनको अपना डिस्चार्ज जो बुक है, जो सर्टिफिकेट है, वो वहाँ पर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, एम्प्लॉय ID। यानी कि आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी एक सबमिट करना होगा, जिसमें आप अपना पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका अपना वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो और उस पर स्टैम्प भी हो, साथ ही आधार कार्ड, आधार कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो हो, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ की एम्प्लॉय ID। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज्ड देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ़ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया है तो उनको तभी अलाउ किया जाएगा या तो वो ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन दिखाते हैं, कोई प्रूफ दिखाते हैं साइन किया हुआ, या फिर कोई लड़की है जिसने जब उसने फॉर्म फिल किया था तब वो अनमैरिड थी, लेकिन उसके इस टाइम में मतलब विद इन ए ईयर उसकी शादी हो गई और उसका सरनेम चेंज हो गया है, तो उसको अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो शो करना होगा। All the candidates are requested to verify their testimonials and any difference, spell error in the candidate's name in online registration to date of their documents. A certificate should be supported by notarized affidavit in original। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और उनको सभी को आपकी IBPS के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच किया जाएगा, और किसी भी तरीके की आपके डॉक्यूमेंट्स में या एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेलिंग एरर मिलती है तो इन केस क्या करना है, आपको उन सभी के लिए जितनी भी आपकी मिस्टेक है सभी के लिए एक एफिडेविट बनवाना होगा और वो ओरिजिनल सबमिट करना होगा। तो अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने कहीं सरनेम लगा दिया है, कहीं नहीं लगाया है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उन सभी के लिए आपको एफिडेविट जो है वो बनवाना पड़ेगा। उसके बाद बोला हुआ है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो है वो आपको लेकर जानी होंगी।
नेक्स्ट है एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। इन सभी के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर वो मेंशन करना भूल गए हैं तो वो आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड विद द बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। यानी कि आपने जो भी ऑनलाइन टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स का और मेंस का, उस टाइम आपका जो बायोमेट्रिक हुआ था उस बायोमेट्रिक से आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाएगी और चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप वही हैं या फिर कोई और हैं। Decision of the biometric verification authority with regard to its status shall be final and binding upon the candidates। यानी कि जो भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा वो कैंडिडेट को मानना पड़ेगा। इन केस अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो Please note that the provisional selection of the candidate is subject to matching of biometric thumb impression। यानी कि आपकी सिलेक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका जो बायोमेट्रिक हो वो मैच होना चाहिए। आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन जब वेरीफाई करेंगे तो वो वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर सकता है बैंक। नेक्स्ट है द प्रोविजनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड फॉर द पोस्ट। यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल तभी होगा जब आप वो सभी कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो भी इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लीज़ नोट दैट ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस to ascertain the proficiency reading, writing and speaking of the candidates in the official language of the state, union, territory for which she has applied for। यानी कि आपका जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी डे है उसी दिन होगा। यानी कि आपकी जो आपने जिस भी स्टेट से जिस भी यूनियन टेरिटरी से अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, उसका प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही लिया जाएगा। तो आपको उसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों ही चीज़ जो है वो चेक की जाएगी। Please note that if any candidate does not possess proficiency reading, writing and speaking in the official language of the state, union, territory for which she has applied for, her provisional allotment made by IBPS may be cancelled। यानी कि अगर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है जिस भी स्टेट, यूनियन, टेरिटरी से आपने अप्लाई किया है और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं किसी में भी रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग में, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ के आप नहीं हैं, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ने में, बोलने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि अभी आपके पास एटलीस्ट 20 डेज़ हैं। डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। यानी कि बैंक का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो कैंडिडेट्स को मानना पड़ेगा। इन केस इट इज़ डिटेक्टेड दैट any stage of the recruitment process that the candidate does not satisfy the eligibility criteria, her candidature shall be stand forfeited। यानी कि किसी भी स्टेज पर बैंक को अगर ये पता चलता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आप बैंक की एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। कॉल लेटर विल बी सेंड टू दी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि आपको जो कॉल लेटर है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू go through the mail carefully and ensure submission of all the relevant documents during the document verification process। यानी कि आपको जो कॉल लेटर भेजा जाएगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड दी गई है, तो प्लीज़ आप उस मेल को अच्छे से पढ़ें और अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सभी डॉक्यूमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग लेकर आएँ।
Request for change of the center, date and time of verification and submission of document will not be entertained। यानी कि आपको एक ही डेट दी गई है, आपको 8 नवंबर को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको रिपोर्टिंग वेन्यू दिया गया है आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और अगर किसी भी वजह से आप उस दिन रिपोर्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है आपको तो, और अगर आप बात करना चाहते हैं कैनरा बैंक के ऑफिस से कि आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो चेंज कर दे या वेन्यू चेंज कर दे, तो बैंक जो है वो बात आपकी नहीं सुनेगा। आपको जो भी डेट टाइम वेन्यू दिया गया है आपको उस दिन वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। तो अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और किसी और स्टेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो प्लीज़ आप एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि कोरोना को देखते हुए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। कैंडिडेट्स अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुड वियर ए मास्क कंपल्सरीली, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उन सभी को मास्क पहनना होना चाहिए, उन सभी के फेस पर मास्क होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अनदर, यानी कि आप सभी को सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है एक कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप, आप सभी के मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, इन केस ए candidate does not have a smartphone, she will have to bring a signed declaration to this effect, यानी कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है जिसमें आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सको तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। कैंडिडेट्स विद मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री, यानी कि अगर आपके आरोग्य सेतु ऐप में ये दिखाता है कि आपके जो रिस्क है वो हाई रिस्क, आपका जो रिस्क स्टेटस है वो हाई है या फिर मॉडरेट है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इन केस एनी ऑफ द रिस्पॉन्स इन डिक्लेरेशन सजेस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, यानी कि अगर आपके अंदर कोविड-19 के कोई भी इन्फेक्शन या सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको रिपोर्टिंग वेन्यू पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अपने आप को ठीक रखें और बाहर वगैरह जाने से बचाएं जिससे कि आपको कोविड-19 ना हो या उसके सिम्टम्स आपको नज़र ना आए। प्लीज़ अपने आप को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड विथ थर्मोगन्स एट द एंट्री पॉइंट फॉर टेम्परेचर, यानी कि जब आप वहाँ एंट्री के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा। इन केस एनी पर्सन इज़ ऑब्जर्व टू बी हैविंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, डिस्प्लेइंग एनी सिम्टम ऑफ द वायरस दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री इन टू दी वेन्यू, यानी कि अगर आपका जो टेम्परेचर है 99.14 डिग्री से ज़्यादा होता है या फिर आपके अंदर कोविड-19 का कोई भी सिम्टम है तो फिर आपको रिपोर्टिंग वेन्यू पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो प्लीज़ आप गाइस आप सभी अपने आप को एकदम फिट रखें जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। अब ये है लिस्ट का लास्ट पेज, यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 8 नवंबर 2020, यानी कि 8 नवंबर 2020 को आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए पहुँचना है। टाइम एंड वेन्यू मैंशनड अगेंस्ट देयर नेम फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इस लिस्ट में आप सभी के नाम के आगे आपका जो भी स्टेट अप्लाइड है, सेंटर है और टाइम है वो सभी आपको मेंशन किया गया है। तो अगर आप देखें तो इसमें आपका सीरियल नंबर है, रोल नंबर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, IBPS का आपका नेम है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, कौन सा स्टेट है आपका, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है और आपका जो वेरिफिकेशन सेंटर रहने वाला है वो कौन सा है और साथ ही आपकी जो टाइमिंग है रिपोर्ट करने की वो क्या है, वो सारी इस लिस्ट में मेंशन है। तो इसका
लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो कैनरा बैंक के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।